एकदम बढ़िया है, फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। जस्ट कंफर्म कीजिए। यस यस यस, अब सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। यस, लीजिए फिर। सॉरी फॉर मतलब जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए खेद है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीईटी के बारे में। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मैथमेट्री पे ही मिलते हैं ऑथेंटिक कंटेंट। सो फटाफट 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 सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और आपको यहाँ पर मैथ्स और साइंस फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी आपकी सोशल स्टडीज और इंग्लिश है, सब कुछ इसी पोर्टल पे मिलने वाला है। आप सबको पेपर पैटर्न पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो पेपर पैटर्न है, हमारा जो पेपर पैटर्न है वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे सीईटी एग्जाम में। हमारे सीईटी एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? 100 क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होगा, 25 क्वेश्चन होगा वो होगा साइंस से, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे मैथमेटिक्स से, और 25 क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश से, और 25 क्वेश्चन होंगे आपके सोशल स्टडीज से। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 100 के 100, जो भी 100 के 100 क्वेश्चन हैं, मैं गारंटी देता हूं यार, इसी पोर्टल से पढ़ के आसानी से ला सकते हो। आप लोग आसानी से ला सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस सेशन को। और चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है, इस चैप्टर का के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे, और एक से एक मतलब क्वेश्चन सारे देखेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूं मैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आप सबको पता होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज अप्लीकेबल अप टू, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज अप्लीकेबल अप टू, कब तक के लिए अप्लीकेबल है? न्यूलैंड जी ने क्लासिफिकेशन किया था, किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने दूसरा चीज भी यूज किया था, ऑक्टेव। व्हाट इज ऑक्टेव? ऑक्टेव मींस सेट ऑफ 8, set of 8 element, set of 8 element. So what he arranged the element on the basis of set of 8, and he said that every 8th element will repeat its property. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास 40 तक ही क्लासिफाई कर पाए। और 40 किसका एटॉमिक मास है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। अमाई एनिमीज ऑफिशियल ने सही आंसर दे दिया है। ऋषि चौरसिया, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो इन्होंने सही आंसर दे दिया है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द मास ऑफ द कैल्शियम वाज 40, मास ऑफ कैल्शियम वाज 40। और न्यूलैंड ने 40 तक के 40 तक के जो एलिमेंट थे उनके लिए ही क्लासिफिकेशन दिया था, बाकी के नहीं दिया था। 40 मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए फटाफट। x एंड y आर दी टू एलिमेंट। x और y क्या है? दो एलिमेंट हैं, और दे आर हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी विच ओबे द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। विच ओबेज द व्हाट? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा आर्यन, अच्छा हाय आर्यन, हाउ आर यू? So, which obey the Newland's law of octave, and the minimum and maximum number of element in between x and y respectively are। मतलब x और y के बीच में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे? और दूसरी बात क्या है? न्यूलैंड्स का कौन सा लॉ है बेटा? ऑक्टेव रूल है, ऑक्टेव रूल है, ऑक्टेव रूल। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 8 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 8 का। हाय विशाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इट शुड बी डिफरेंस बिटवीन व्हाट? 8 का डिफरेंस होना चाहिए। सॉरी, 8 का मतलब बीच में 7 एलिमेंट आने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, जब मेंडलीव क्लासिफिकेशन कर रहे थे, मेंडलीव जी जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे? कितने एलिमेंट नोन थे? हाउ मेनी एलिमेंट वर नोन एट दैट टाइम व्हेन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज being framed?
व्हेन मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल फ्रेम कर रहे थे उस समय कितने एलिमेंट की जानकारी थी? यस, ऋषि ने सही आंसर दे दिया है और इनफैक्ट आर्यन ने भी सही आंसर दिया है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 63। उस समय 63 एलिमेंट की खोज हो गई थी, 63 एलिमेंट की खोज हो गई थी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन से पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड आर रिस्पेक्टिवली। तो आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा होता है, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ऐसा है। तो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, देखो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? टेल मी, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? Total 18 groups are there and how many period is there? 7 period is there. Search in the option. Option में देखिए 18 और 7 है क्या? Yes, 18 and 7 is there. So सही आंसर आपका क्या हो जाता है? C वाला फिर से आपका आंसर जो होता है वो करेक्ट आंसर है। तो चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर आपको होगा C, 18 and 7। ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 3 स्टार की प्रोबेबिलिटी है, ये आने के चांसेस पक्का पक्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मेंडलीव में और मॉडर्न में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियोडिक पीरियड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखिए, आपको काम आएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल, पांचवा सवाल देखिए। इट्स ओके, नो इशू। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए, इट इज डैश इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट ऑफ द पीरियड 2। डैश इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द पीरियड 2। अभी देखो इसने क्लू यहां दिया है, यहां कौन सा क्लू दिया है? पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 के लिए क्या होगा? तो पीरियड नंबर 1 के लिए K होता है, पीरियड नंबर 2 के लिए क्या होता है? L होता है, पीरियड नंबर 3 के लिए M होता है, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा किसके लिए है? L के लिए है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? L। तो हमेशा याद रखिए, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को दर्शाया गया था तो ऐसे बताया गया था 1 2 3 4, या फिर इन्हें बताया गया था K L M N। के एल एम एन, ये जो क्या, ये क्या बताते हैं? नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। अगर मैंने लिख दिया कि मैं एम शेल में हूं तो आप समझ जाना कि थर्ड वाले शेल में हूं। अगर मैंने बता दिया एन शेल में हूं तो इसका मतलब मैं कौन से वाले शेल में हूं? मैं फोर्थ वाले शेल में हूं। इस तरीके से अपने आप को याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर 2 के बजाय 3 कर दिया जाएगा, 4 कर दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो रेडी रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है। द ग्रुप 1 एंड 2 कॉन्स्टिट्यूट द डैश ब्लॉक। कौन से ब्लॉक से हैं? तो पहले मैं आप सबको एक ब्लॉक बता देता हूं, देख लीजिए मेरे बच्चों, एकदम इजी है, आसान भाषा में समझ लीजिए इसे। यहां समझिए, यहां समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। और यहाँ होगा 3 से लेके क्या है? 12 तक। ये 13 से लेके 18 तक, इस तरीके के ग्रुप होते हैं। सो ग्रुप 1 to 2, ग्रुप 1 एंड 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। इसको कहते हैं डी ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक। और यहाँ पर दो और यहाँ पर पीरियड आ जाते हैं, वो है एफ ब्लॉक। तो ध्यान से देखिए, एफ ब्लॉक कहाँ होता है? थर्ड ग्रुप के 6th पीरियड में एंड 7th पीरियड में एफ ब्लॉक होता है। 6th पीरियड और 7th पीरियड में एफ ब्लॉक। मैं यहाँ सारे पोजीशन लिख देता हूँ। ग्रुप 1 एंड 2 एस ब्लॉक होता है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक होता है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक होता है, और ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6 एंड 7 ये क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो इस तरीके से सारे पोजीशन मैंने यहाँ दे दिए हैं, आप इन्हें इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने रेफरेंस के लिए वापस इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ पर आपका हो जाता है सही आंसर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़ा आगे पीछे करके। ग्रुप 1 की बजाय वो पूछ सकते हैं 13 से लेके
सॉरी 3 से लेके 13 तक के जो ग्रुप हैं उन्हें भी पूछा जा सकता है आपसे, 3 से लेके 12 तक का, और 13 से लेके 18 तक का पूछा जा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए रहिए तैयार, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, 7th क्वेश्चन, ये भी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी। आपको याद रखना है, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। अब देखिए बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप सबको मालूम है। देखिए आप सबको मालूम है, ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप। मतलब ये बात कर रहे हैं सेम ग्रुप की। सेम ग्रुप का मतलब ये होता है कि उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अगर इसे डिनोट किया जाए, 11 और 19 को डिनोट किया जाता है, तो 11 और 19 को हम लिखेंगे 2 8 1, 11 हो गया, और 2 8 8 1, तो देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो ये दोनों कौन से हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा वो एलिमेंट है, सोडियम है, उसके नीचे कौन आता है, पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद रखना है, तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से त्याग देगा, लूज कर देगा। एकदम आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में हमेशा याद रखिए, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करते। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का कौन बंदा है। तो इसमें देखिए सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, और फिर क्लोरीन आता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है, सोडियम। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से लूज कर देगा, इसीलिए इसका सही 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 आंसर ये हो गया, सोडियम। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सोडियम। ठीक है, ये इस ग्रुप से दिया गया है, क्या पता आपको पोटेशियम वाले पीरियड से दे दिया जाए या किसी और पीरियड से दे दिया जाए। हमेशा याद रखना, जो एक्सट्रीम लेफ्ट का होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वो चीज याद रखना, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आंसर दीजिए, कम ऑन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। बिल गेट, ओके। कम ऑन, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। विधान अग्रवाल ने बी बताया है, विधान अग्रवाल ने बी बताया है, विधान अग्रवाल बी बताए हैं। ऋषि चौरसिया ए, शायद ऋषि बोल रहे हैं ए है। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं, ठीक है, आर्यन भी बोल रहे हैं ए है। चलिए इसका आंसर देते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर। डिक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर, बेटा मेटालिक करेक्टर कम होना चाहिए। मतलब ये देखो, इतना बड़ा मेटालिक करेक्टर है, वहां से मेटालिक करेक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे तरीके में आपको अरेंज करना है, पहले बड़ा, फिर उसके बाद कम 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 होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है, सोडियम सबसे बड़ा मेटल हो गया यहाँ पर, क्लोरीन सबसे कम हो गया। तो चेक करो सबसे लास्ट में क्लोरीन किसके आया है, कौन से वाले के क्लोरीन सबसे लास्ट में आया है, देखो ये वाला, देखो सबसे लास्ट में क्लोरीन किसके पास आया है, इसके पास आया है, और आपका आंसर बी हो जाता है, डायरेक्टली बी हो जाता है। तो बी हो जाता है कंफर्म। ओके ठीक है विशाल, विशाल आपका नाम पता चल गया मुझे, मैं बताऊंगा बिल्कुल। हाँ, पीरियोडिक ट्रेंड शायद भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल मत भूलिए, हमेशा याद रखिए कि हम लोग एज विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
in periodic table, left to right in periodic table, what will happen? Metallic character decreases, metallic character decreases, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। कब? जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा बेटा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इफ विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो हमेशा याद रखिए क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल एंड हियर इज अ स्ट्रॉन्ग metal, here it is a strong metal, here is a strong non-metal amongst the given group. Always keep in mind that. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, which amongst the following is the largest element, which amongst the following is the largest element, इनमें से कौन सा largest element है? largest element है। so we have to decide as per atomic size, we have to decide as per atomic साइज, एटॉमिक साइज के बेसिस पे हमें क्या करना है? डिसाइड करना है। सो लेट्स सी, सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, सॉरी देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। ओके, सो आप सबको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इफ विल गो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एंड टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? साइज इंक्रीजेस। तो इसमें क्या सही होगा? आंसर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। सबसे बड़ा साइज किसका है? कम ऑन गाइस, कम ऑन बच्चों, फटाफट आंसर कीजिए। नहीं आ रहा है? चलिए, तो इसका आंसर ऐसे होगा कि देखो सोडियम और मैग्नीशियम में पहले कंपेयर कीजिए और यहाँ पोटेशियम में कंपेयर कीजिए। तो पोटेशियम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, सोडियम की साइज कम होती है, तो मतलब पोटेशियम सबसे बड़ा हो गया। एज कम्पेयर टू कैल्शियम, कैल्शियम छोटा है और पोटेशियम बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? पोटेशियम। सबसे बड़ा कौन हो गया? पोटेशियम। कैसे? देखिए, सोडियम, जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम से बड़ा होता है। सोडियम इज बिगर देन मैग्नीशियम बट स्मॉलर देन पोटेशियम, एंड पोटेशियम किससे? कैल्शियम से बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस आएगा, इस तरीके से आपका सीक्वेंस आएगा। पोटेशियम इज द लॉन्गेस्ट वन, लार्जेस्ट वन, देन कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एंड पोटेशियम आपका सही आंसर है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन के लिए हैं तैयार आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज while moving down the group of the modern periodic table? If you are moving down to the group, while moving down to the group in the modern periodic table, which of the following will increase? क्या बढ़ेगा? कहाँ से? moving down to the periodic table means top to bottom। अगर आप टॉप से लेके बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होगा? क्या होगा जरा फटाफट बताइएगा। इसमें से क्या होने वाला है? क्या चीज बढ़ने वाला है? एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी, नंबर ऑफ शेल्स, क्या बढ़ेंगे बताइए। सी, मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप से लेके अगर आप बॉटम में जाते हो, टॉप से लेके बॉटम में, ऊपर से लेके कहाँ जा रहे हो? नीचे की तरफ, तो उसका क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लगता है। पहले वाले में एक शेल, फिर दो शेल, फिर तीन शेल, नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज। सो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ शेल्स विल बी कीप ऑन इंक्रीज एंड as a result atomic size will also increase, but as a result, so here we are going to increase the number of shells. So which one of the following sorry does not increase? they are asking does not increase, हमने increase बता दिया। तो ये देखो increase होगा, ये भी increase होगा, metallic character भी, और वैलेंसी इंक्रीज नहीं होगा। तो वैलेंसी इज अ सही आंसर। वैलेंसी क्या है इसका?
करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैलेंसी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस दैट नॉट पूछा है, यहां पर डज नॉट पूछा है। डज नॉट मतलब वैलेंसी विल रिमेन सेम थ्रू आउट द ग्रुप। सो आंसर इज वैलेंसी। यस, आंसर इज वैलेंसी। हाँ, नॉट, देयर इज नॉट इन क्वेश्चन, या आई जस्ट सॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम क्या होगा? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल साइज क्या होने वाला है? साइज क्या होने वाला है? जरा फटाफट बताइएगा। डिक्रीजेस। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। विशाल सही बात। हाँ, आर्यन ने भी बहुत सही जवाब दिया बेटा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, गुड गोइंग। सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज because how it is increasing, let me tell you. See, suppose there is a periodic table. See, suppose there is a periodic table. This is the big periodic table which I am making here. Periodic table. In the periodic table, if you go from left to right in a periodic table, left से कहाँ जाओगे? right की तरफ periodic table में जाते हो, तो सेम शेल में, उसी शेल में, सपोज दिस इज द शेल, सो सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप ऑन एडेड, number of electron keep on added in the same shell. This results in increase in the nuclear charge. This results in increase in the nuclear charge. nuclear charge क्या होता है? बढ़ता है। और जब nuclear charge बढ़ता है तो क्या होता है? nuclear charge जब बढ़ता है तो this increase in the nuclear charge and it will attract towards the nucleus and hence the it will decrease, क्योंकि इसका साइज क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, पास में आ जाते हैं ये लोग। इसका एटम क्या हो जाता है? पास में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? पास में आ जाता है, इसीलिए इसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए? तो आपको बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द हॉरिजॉन्टल रोज, 18 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज अ पीरियड। Is it correct? Is it 18 horizontal rows? No, 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 no. There are 7 horizontal rows, 7 vertical columns. No, no, no. There is not 7 vertical columns. 18 vertical columns are known as a group, and 7 horizontal rows are known as a period. इनमें से आपको सही आंसर देना है, आपको सही आंसर देना है। हाँ, so which of the following statement is about correct about the मॉडर्न पीरियड टेबल? तो अगर देखोगे 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज अ ग्रुप, ये बात सही है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज अ पीरियड, ये भी बात सही है। तो आपका आंसर सी और डी होगा, आपका आंसर सी और डी होगा इसमें। ठीक है, आंसर नंबर सी और आंसर नंबर डी दोनों होने वाला है। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड कमलेश, गुड गोइंग गुड गोइंग। विशाल वेरी गुड। आर्यन बहुत सही आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस जब बार बार होती रहेगी ना, सो नोबडी कैन स्टॉप यू। आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। आराम से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। जो कॉलेज आप विश कर रहे हो डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप प्रैक्टिस ऐसे ही करते रह जाओगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, आप लोग ओके, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो चलिए, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज an element. D block element is also called as a which element? वाओ कमलेश वेरी गुड। ऋषि चौरसिया बहुत सही। विशाल, आर्यन गुड गोइंग गुड गोइंग, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो चलिए देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? वो तो हम लोग ग्रेड 11 में सीखने वाले हैं भाई, वो तो हम ग्रेड 11 में सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप लोग को याद रखिए, यस, एफ को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। तो याद रखिए, एफ ब्लॉक अगर आ गया यहाँ पर, एफ ब्लॉक का क्वेश्चन अगर आ गया, तो आप इनर ट्रांजिशन पे मार्क करेंगे। ओके ओके, इनर ट्रांजिशन पे मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 15th वाला। The size of an atom is indicated by
द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स व्हाट, एटॉमिक एटम किसी एटम का जो साइज है वो किसके बेसिस पे हम इंडिकेट करते हैं, कौन से बेसिस पे इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर, रेडियस, नंबर ऑफ शेल्स या फिर एटॉमिक मास, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सोचिए जरा, विचार कीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर और फिर हम लोग करते हैं इसे। यस, रेडियस ऑफ एटम, वेरी गुड कमलेश, विशाल बहुत सही, ऋषि बहुत सही, एकदम फटाफट आंसर दे रहे हो आप लोग, एकदम बहुत सही है। तो आपका सही आंसर है रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस बाय द वे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लीजिए देखो न्यूक्लियस है, एन फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी होती है, न्यूक्लियस से जो एन आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी होती है उसे कहते हैं रेडियस। ये देखो रेडियस हो गया ना, ये तो रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस कैसे होता है वैसे रेडियस हो गया, और इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को पीकोमीटर में मेजर करते हैं। किसमें? पीकोमीटर में मेजर करते हैं। वी आर मेजरिंग इन पीकोमीटर, पीएम में। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ओके, ये याद रखना है आपको। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर, और पिकोमीटर में हम लोग इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये सही बात हो गई, बहुत सही, बहुत सही, गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग, कम ऑन। So the next one is what? Question number 16, and it is dash 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 is the distance between the nucleus and the atom of its outermost shell। अभी किया है हम लोगों ने, फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग, क्विकली आंसर दे सकते हैं। एटॉमिक रेडियस, यस, जस्ट नाउ वी डिस्कस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है इसे कहते हैं हम लोग क्या? एटॉमिक रेडियस। इसे कहते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस। तो आपको याद रखना है एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन भी इजीली आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। atomic radius is expressed in the unit that is called as, people are getting confused between nanometer and picometer। नैनोमीटर और पिकोमीटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोशिश करनी है, याद रखना है कि पिकोमीटर, पिकोमीटर में क्या करते हैं हम लोग? मेजर करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर हमें याद रखना है। सो पिकोमीटर करेक्ट आंसर है। 17 हो गया, जल्दी ही पहुंच रहे हमारे टारगेट तक। टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप सबके साथ, और प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं क्योंकि ये अभी फ़िलहाल आज पहला दिन है और बहुत सारे कंटेंट नए हैं और आपके फ्रेंड्स को काम आ सकते हैं। मैं 20 दिनों तक लगातार लेने वाला हूं और साइंस के हर एक एस्पेक्ट को क्लियर करूंगा। सारे एस्पेक्ट को मैं क्लियर करने वाला हूं, A to Z। आपके जो डाउट्स हैं, डिफ़िकल्टी हैं, लेके आइए, यहीं पे क्लियर होंगे। हम मिल के क्लियर करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है? ओके, सो ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट इज डैश इज इन द लिक्विड स्टेट इन हेलोजन फ्रॉम हेलोजन फैमिली। सो इसमें से कौन सा वाला हेलोजन फैमिली का मेंबर है? तो आपको याद रखना है, और वो लिक्विड में है, वो लिक्विड में है। तो सारे के सारे हेलोजन फैमिली के मेंबर तो हैं, वो लिक्विड में कौन है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा मेंबर है जो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। सो इट इज इन लिक्विड स्टेट, आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज इन द लिक्विड फॉर्म इन द हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में कौन लिक्विड फॉर्म में है? सो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है। हमें ये याद रखना है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है, ब्रोमीन कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, इसको बताने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक और मेटल होता है, मेटल भी है एक जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी एक मेटल है जो क्या है? वो लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड स्टेट में होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, आप याद रखिए मर्क्यूरी। यस यस ऋषि, वेरी गुड वेरी गुड। गैलियम, बेटा देखो गैलियम का जो नाम है ना, गैलियम, गैलियम स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस है, बहुत स्टिकी सब्सटेंस है। मतलब वो पार्शियली सॉलिड है, पार्शियली सॉलिड और पार्शियली लिक्विड है।
तो इसीलिए कुछ कुछ किताबों में इसे लिक्विड कहा गया है, कुछ कुछ किताबों में इसे सॉलिड कहा गया है। ठीक है, तो गैलियम को आप मत गिनिए, क्योंकि आपके जो टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें गैलियम का जिक्र नहीं किया जाता है। हाँ, हालांकि कुछ कुछ जगहों पे आप गूगल पे भी देखेंगे तो थोड़े बहुत उसके नेचर मिलेंगे, जहाँ पे लिखे होंगे लिक्विड में है, लिक्विड में ऐसा लिखा होगा, लेकिन आपको फोकस करना है आपकी किताब में गैलियम का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आप फिलहाल याद रखिए, मेटल में जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड होता है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन होता है, विच इज ब्राउन रेड कलर, ब्राउन रेड कलर की गैस होती है, सॉरी लिक्विड होता है, ब्राउन रेड कलर की जो होती है वो लिक्विड होती है। इसका इसका ये आयोडीन का जो गैस होता है वो पर्पल कलर होता है, इसका येलो कलर होता है, येलो कलर, और इसका लाइट येलो कलर, इसको ग्रीनिश येलो है, ये ग्रीनिश येलो है और ये लाइट येलो कलर है। ठीक है, इस तरीके से इनके कलर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके अगर हम बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से लेके क्या करते हैं हम लोग, बॉटम की तरफ जाते हैं, इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अगर हम टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो टॉप से लेके अगर हम लोग बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो होता है इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। वेरी गुड ऋषि, बहुत सही, आर्यन ने भी सही जवाब दिया है। यस, we discussed it few questions ago. Yes, yeah, we just discussed few question ago, top से लेके bottom में, because the number of shells keep on increasing, number of shells are keep on increasing, and as the number of shells are keep on increasing, obviously it is going to be increase in their size. तो ये 19वां सवाल है, और आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आएगा। द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड, एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप, जो जीरो ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये देखो नोबल गैस है, तो नोबल गैस में देखो यहाँ पर हेलोजन है 17 और उसके बाद 18 वाला ग्रुप है, ये देखिए ये वाला 18 वाला ग्रुप है। तो 18 वाले ग्रुप में जीरो ग्रुप जो होते हैं वो जीरो ग्रुप, जो जीरो ग्रुप का जो नेचर है, जीरो ग्रुप का नेचर क्या है, वो क्या मतलब उन्हें क्या बोलते हैं। सो द एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप्स आर कॉल्ड एज अ नोबल गैसेस, दे आर कॉल्ड एज अ नोबल गैसेस। यस विशाल, बहुत सही, ऋषि वेरी गुड वेरी गुड, कमलेश, आर्यन बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज अ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इन्हें कहते हैं। तो ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है, काफ़ी हद तक हमने देख लिया है, और इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहे, कोई डिफ़िकल्टी रहे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं रवि प्रजापति आप सबके हर एक क्वेश्चन को आंसर करूंगा, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो हमने ये पीरियोडिक टेबल का एक पहला पार्ट लेके आए, लेकिन ऐसे ही हर रोज़ शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊँगा और आपको पूरा साइंस सिखाऊंगा, पूरा साइंस सिखाऊंगा, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन भी होगा, फिजिक्स सेक्शन हमारे अवनीश सर ले रहे हैं, और हम सब मिल के पूरा अच्छे से करने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऋषि, thank you so much guys, and have a wonderful day, and one more thing is what, please do not forget to share, subscribe and like, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी as you know we are at the beginning stage, but the content is very nice, content is very good, and you will be get here the authentic content. Okay, thank you so much guys, have a wonderful day, thank you.